अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का एफ़आर उर्दू क्लास में स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। मेरे साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही अहम और मोतबर होने वाली है, क्योंकि आज जो वीडियो मैं आप सभी के सामने लाया हूँ, ये दरक्षा हिस्सा दोम क्लास 10th यानी कि 10वीं जमात के लिए जो दरक्षा बिहार बोर्ड में जो इस्तेमाल किया जाता है, उसी से रिलेटेड ये वीडियोज़ हैं। और इस वीडियो की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि ये सिर्फ़ 10वीं क्लास के बच्चों के लिए ही अहम वीडियो नहीं है, बल्कि स्टेट 2025 एग्ज़ामिनेशन जो हमारी सरकार लेने जा रही है, उससे रिलेटेड जितने भी बच्चे स्टेट में फॉर्म भरे हैं, उन सभी के लिए ये कारआमद होने वाली है, कारआमद साबित होने वाली है। तो लिहाजा आप सभी से बस ये गुजारिश है कि इस वीडियो को देखते रहें। और एक और चीज़ जान लें कि इस वीडियो के अंदर में उसी चीज़ का जिक्र किया गया है जो आपके लिए अहम है, ज़रूरी है। बिल्कुल ही पॉइंट टू दी पॉइंट इस वीडियो के जो भी नुकात है, जो भी मवाद है, आप तक लाने की मैं कोशिश किया हूँ। और आप इस पॉइंट के ज़रिए सवालात हल कर सकते हैं और आसानी के साथ आप ख़ुद से भी सवालों जवाबात बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, सामने जो स्क्रीन के ऊपर है कि अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है कि दरक्षा उर्दू क्लास 10th स्टेट 2025 एग्ज़ामिनेशन, ये तो उनके लिए भी है। उसी तरह अब ये बिहार बोर्ड क्लास 10th के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही अहम है। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये मुकम्मल नोट्स है, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके और हमारी जो ख्वाहिश है वो आपकी कामयाबी है, याद रख लें। तो बस इसी उम्मीद के साथ आपके सामने आया हूँ, आप मेरे साथ बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज नॉवेल के बारे में हम सभी पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने हमद भी पढ़ा, उसके बाद जो है से अफसाने भी पढ़े, नहीं मजमून भी पढ़ा। आज हम सभी हमद को नॉवेल को पढ़ने जा रहे हैं कि नॉवेल होता क्या है और नॉवेल कहते किसको है, ये सभी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मैंने शुरू में ही कह दिया है कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ क्लास 10th के बच्चों के लिए ख़ास नहीं, बल्कि ये हर उस बच्चों के लिए ख़ास है, उस कैंडिडेट के लिए ख़ास है जो स्टेट 2025 के एग्ज़ामिनेशन के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नॉवेल पॉइंट को सिर्फ आप देखते जाएं कि जो भी पॉइंट मैं बनाया हूं बिल्कुल ही अहम और अहमियत के हामिल बनाया हूं। पॉइंट नंबर 1 जो आपके सामने है, कहा जा रहा है कि उर्दू की नसरी अदब में नॉवेल एक अहम शाख है। उर्दू की नसरी अदब में क्या है? नॉवेल एक अहम शाख है। जिस तरीके से अफसाना का एक अहम रोल रहा है, ठीक उसी तरीके से ये नॉवेल का भी एक बहुत बड़ा और अहम रोल है। ठीक है, कह रहे हैं कि नॉवेल के फ़न के ज़रिए हमारी ज़िंदगी, माहौल और रोज़मर्रा के मामलात की आइनादारी होती है। नॉवेल के ज़रिए क्या क्या होता है? तो हमारी ज़िंदगी, माहौल और रोज़मर्रा के मामलात जितने भी होते हैं, उन सभी की आइनादारी होती है। दूसरा है, तीसरा पॉइंट है कि बुनियादी तौर पर यह सिर्फ मगरबी अदब की देन है। अब यहाँ पर सवाल अगर पूछा जाए आपसे कि नॉवेल जो हमारे पास आया, ये किसकी देन है, किस अदब के ज़रिए हमारे हिंदुस्तान तक ये नॉवेल आया, तो आप बासानी कह सकते हो ये मगरबी अदब की देन है। किसकी देन है? मगरबी अदब की। ठीक है, अगला पॉइंट कि बरतानिया की खातून क्लार डेविस ने कहा, नॉवेल उस ज़माने की ज़िंदगी और माशरत की सच्ची तस्वीर है जिस ज़माने में वो लिखा जाए। अब ये इसकी तारीफ़ हुई है नहीं, और ये इसकी खुसूसियत भी कह सकते हो कि नॉवेल की खुसूसियत, ख़ासियत क्या होता है। तो क्या कहोगे कि नॉवेल उस ज़माने की ज़िंदगी और माशरत की सच्ची तस्वीर है जिस ज़माने में वो लिखा जाए। जिस ज़माने में नॉवेल लिखा जाता है, उसी ज़माने की सच्ची तस्वीर को वो पेश करता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। सिर्फ आप पॉइंट देखते जाएं, सिर्फ मैंने पॉइंट ही बनाया है ताकि आपको आसानी के साथ बात समझ में आ जाए। और हाँ, दूसरी बात है, अगर आप इस क्या बोलते हैं PDF को लेना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट है नॉवेल। कह रहे हैं नॉवेल निगारी का मकसद हकीकी ज़िंदगी और उसके माहौल की तर्जुमानी सच्चे तौर पर करना है। और इसका मकसद क्या है नॉवेल का?
तो नावल निगारी का मकसद हकीकी ज़िंदगी और उसके माहौल की तर्जुमानी सच्चे तौर पर करना है। ठीक है। अगला पॉइंट करें कि फ़नी एतबार से प्लाट, किरदार, माहौल, मुकालमा, जज्बात निगारी, फ़लसफ़ा हयात, ज़बान वग़ैरह ये नावल के अज्ज़ाए तरकीबी हैं। तो अब ये तो बिल्कुल ही मोतबर है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ामों में पूछा जाता है, अक्सर सवालात बनते हैं। इसको आप सभी नोट डाउन कर लें और इसको अपनी कॉपी में लिख लें कि आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये बताएं कि फ़नी एतबार से, या डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि नावल के अज्ज़ाए तरकीबी क्या हैं वो बताएं। तो आपको ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। अक्सर ये अज्ज़ाए तरकीबी पूछे जाते हैं। प्लाट, किरदार, माहौल, मुकालमा, जज्बात निगारी, फ़लसफ़ा हयात, ज़बान वग़ैरह ये सभी क्या है, नावल के अज्ज़ाए तरकीबी हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है नहीं, एग्ज़ाम के अंदर में, कि जैसे मान लीजिए कि किरदार दे दिया जाएगा, या माहौल दे दिया जाएगा, या मुकालमा दे दिया जाएगा, या प्लाट दे दिया, इसमें से कोई एक चीज़ दे दी जाएगी हाशिए के अंदर में, है नहीं, मंदरजा झेल में, और पूछा जा सकता है कि अब बताइए प्लाट ये किस सिन्फ के अज्ज़ाए तरकीबी में से है। तो आपको याद रहेगा तो आप बासानी टिक कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है, कह रहे कि उर्दू नावल को फ़रोग़ देने वालों में डिप्टी नज़ीर अहमद का नाम सरे फ़हरिस्त है। और एक चीज़ और, ये भी एक अहम पॉइंट हो गया कि उर्दू नावल निगारी को फ़रोग़ देने वालों में किनका नाम सरे फ़हरिस्त है, तो वो हो जाएगा डिप्टी नज़ीर अहमद। किसकी? डिप्टी नज़ीर अहमद। ठीक है। अगला पॉइंट, इन्होंने मिरातुल उरूस के उन्वान से, इन्होंने क्या किया, मिरातुल उरूस के उन्वान से क़िस्से की एक ऐसी किताब लिखी जिसे बाद के ज़माने में उर्दू का पहला नावल करार दिया गया। अब यहाँ पर यह भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे, और अक्सर पूछे भी जाते हैं कि उर्दू का पहला नावल किसे माना जाता है, तो आप क्या कहोगे? मिरातुल उरूस को। किसको? मिरातुल उरूस को। ठीक है। इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि मिरातुल उरूस के मुसन्निफ़ कौन है? क्या चीज़? मिरातुल उरूस के मुसन्निफ़ कौन है? तो आपको याद होगा तो आप क्या कहेंगे? डिप्टी नज़ीर अहमद। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है कि इसके अलावा नज़ीर अहमद ने 6 नावल लिखे। कितने नावल लिखे? 6 नावल लिखे। इन तमाम नावल के क़िस्सों का मकसद कौम की ज़ुबो हाली और इस्लाह मुआशरा है। ठीक है। कितने नावल लिखे? 6 नावल लिखे। इन तमाम नावल का मकसद क्या था? कौम की ज़ुबो हाली और इस्लाह मुआशरा था। अगला पॉइंट है कि शाद अज़ीमाबादी का नावल सूरतुल ख़याल। अब ये सभी पॉइंट बिल्कुल अहम है, अहमियत के हामिल है, ये सभी याद करते जाएं, है नहीं, कि शाद अज़ीमाबादी का नावल सूरतुल ख़याल हाली के मजालिसुन्निसा, और ये मजालिसुन्निसा किनका है? तो हाली का है। रशीदतुन्निसा किसका है? तो हाली का। और इस्लाहुन्निसा ये किसका है? तो हाली का। कि हाली अल्ताफ़ हुसैन हाली के, अल्लामा अल्ताफ़ हुसैन हाली के मजालिसुन्निसा, रशीदतुन्निसा और इस्लाहुन्निसा वग़ैरह में भी कमो बेश क्या है? नज़ीर अहमद की तक़लीद है। कहने का मतलब ये हुआ कि शाद अज़ीमाबादी का नावल जो सूरतुल ख़याल है उसमें भी, और हाली के जितने भी नावल है, मजालिसुन्निसा हो, रशीदतुन्निसा हो, इस्लाहुन्निसा हो, ये सभी में किसकी तक़लीद की गई है नहीं, किनकी बात मानी गई, किनकी क़यादत की गई है? तो ये इस सभी में नज़ीर अहमद की तक़लीद मिलती है, नज़ीर अहमद की कुछ झलकियाँ मिलती है, बातें मिलती हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है कि शरसार तारीख़ के पर्दे में अपनी बातें कहते हैं। शरसार क्या करते हैं? तारीख़ के पर्दे में अपनी बातें कहते हैं, जबकि है नहीं। अगला पॉइंट है कि शरर, अगला पॉइंट क्या है? कि शरर तारीख़ के पर्दे में अपनी बात कहते हैं, जबकि सरशार तहज़ीब व सक़ाफ़त और क़दरों को अपनी नावल की बुनियाद बनाते हैं। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं
कह रहे कि 20वीं सदी की इब्तिदा में उर्दू नावल के नए ओहद का आगाज़ होता है। 20वीं सदी के इब्तिदा में उर्दू नावल के नए ओहद का आगाज़ होता है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि नावल के नए ओहद का आगाज़ कब होता है, तो वो 20वीं सदी। कब होता है? तो 20वीं सदी। इसी तरीके से आपसे ये पूछा जा सकता है कि अच्छा पर्दे में अपनी बातें कौन कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? शरर, है ना। शरर क्या करते हैं? तारीख़ के पर्दे में अपनी बातें करते हैं, ठीक है। जबकि शरसार तहज़ीब व सक़ाफ़त और क़दरों को अपनी नावल की बुनियाद बनाते हैं। इस तरीके से पॉइंट्स बनाया मैंने, एकदम आसान करके आपके सामने पॉइंट ला रहा हूँ, ठीक है। तो बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप हमें हेल्प करें, मदद करें हमारी, ताकि मुझे यानी कि और भी पढ़ाने में मज़ा आए। क्योंकि देखिए मेरे दोस्त, बहुत मुश्किल से पॉइंट्स बनाए जाते हैं और एक एक चीज़ को अलग किया जाता है, अहम अहम नुकात को निकाला जाता है, लिहाजा काफ़ी मेहनत होती है टाइपिंग करने में। इसलिए आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि मेरा साथ देते रहें। अगला, अब डिप्टी नज़ीर अहमद की हालात ज़िंदगी के ऊपर हम सभी बात करेंगे। नावल को आपने देख लिया, अब डिप्टी नज़ीर अहमद की हयात ज़िंदगी के ऊपर, हयात व खिदमात, उन्होंने कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए, वो सभी इस वीडियो में हम सभी देखेंगे। डिप्टी नज़ीर अहमद, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, डिप्टी नज़ीर अहमद, ठीक है। कह रहे हैं कि नज़ीर अहमद की पैदाइश 6 दिसंबर 1836 ईस्वी को ज़िला बिजनौर के अफजलगढ़, ये बिजनौर यूपी में पड़ता है। तो नज़ीर अहमद की पैदाइश, देखिए मैंने सवाल जवाब नहीं बनाया, मैंने पॉइंट बनाया है। इस पॉइंट को अगर आप याद रखोगे तो सवाल जवाब यूं चुटकी में बन जाएगा, है नहीं। कि नज़ीर अहमद की पैदाइश, अब मान लीजिए सपोज डेट आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई, तो अगर ये पॉइंट्स अगर आपके माइंड में होगा तो एक पॉइंट से आप 3-3, 4-4 सवालात के जवाबात हल कर सकते हो। जैसे नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई, तो 6 दिसंबर, ये एक सवाल का जवाब हल हुआ। दूसरा, सन ईस्वी क्या था, तो 1836। तीसरा, ज़िला कौन सा था, तो बिजनौर। चौथा, है नहीं, बिजनौर कहाँ है, तो यूपी में, है नहीं। पांचवा, गांव क्या था, तो अफजलगढ़, है नहीं। बस्ती कौन सी, तो कोरीटर। यानी इस तरीके से आप खुद देख सकते हो कितने सवालात के जवाब हल हुए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपसे कभी ज़िला ही पूछ लिया जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपसे सिर्फ तारीख़ पैदाइश पूछी जाएगी, सन ईस्वी भी पूछा जा सकता है, गांव का नाम भी पूछा जा सकता है, ज़िला भी पूछा जा सकता है, या राज्य भी पूछा जा सकता है, यानी सूबा भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो एक पॉइंट्स मैं आपके सामने जब दिया, सिर्फ इस ये सोच कर करके, ताकि आपको एक पॉइंट से कई बात समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अगला क्या है, अगला कह रहे हैं, अगला पॉइंट है कि इनके वालिद का नाम सआदत अली था। इनके वालिद का नाम क्या था? सआदत अली। इनके वालिद का नाम क्या था? सआदत अली। सआदत अली याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि नज़ीर अहमद का नस्बी सिलसिला एक बुज़ुर्ग अब्दुल गफ़ूर आज़मपुरी से मिलता है नहीं। अब ये भी पूछा जा सकता है कि नज़ीर अहमद का नस्बी सिलसिला किन से मिलता है, तो आप क्या कहोगे? अब्दुल गफ़ूर आज़मपुरी से। किन से? अब्दुल गफ़ूर आज़मपुरी से मिलता है। अच्छा, ये अब्दुल गफ़ूर आज़मपुरी कौन थे, कहाँ के थे, कैसे थे? तो वो क्या कि जो शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही के मशहूर खुलफा में थे। बात समझ में आ गई? तो अब खुद आप फैसला करें कि ये जो पॉइंट मैंने आपको दिया, नज़ीर अहमद का नस्बी सिलसिला एक बुज़ुर्ग अब्दुल गफ़ूर आज़मपुरी से मिलता है जो शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही के मशहूर खुलफा में थे। आप खुद जो है से बता सकते हैं कि आप इस एक पॉइंट में कितने सवालात के जवाबात हल कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ही आसान मैंने कर दिया मेरे दोस्त। आपको सवालात, अगर आप यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आप याद करते हो, देखते हो किताबों में, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आपके लिए क्या हो गया, वो रट्टू जैसा मामला हो गया। लेकिन यहाँ जो पॉइंट्स मैंने आपको दिया है, ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा। इसलिए बस इस पॉइंट को देखते चलें। आगे अगला पॉइंट है, कहा जा रहा है कि इनका नाना काजी ग़ुलाम अली शाह, इनके नाना काजी ग़ुलाम अली शाह का शुमार भी अपने वक्त के बड़े बुज़ुर्गों में होता है। अब इनके नाना का नाम क्या हो गया फिर? तो इनके नाना का नाम हो जाएगा काजी ग़ुलाम अली।
इनके नाना का नाम क्या हो जाएगा? काजी ग़ुलाम अली शाह का शुमार भी अपने वक्त के बड़े बुज़ुर्गों में होता है। ठीक है। इसी तरह अगला पॉइंट कि नज़ीर अहमद की इब्तदाई तालीम गांव के मकतब में हुई। कहाँ हुई? गांव के मकतब में हुई। अगला पॉइंट, अब देखिए, नज़ीर अहमद की इब्तदाई तालीम गांव के मकतब में हुई। याद रखेंगे, आपसे ये सवालात पूछे जा सकते हैं कि नज़ीर अहमद की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई, तो बस पॉइंट याद रहेगा, आप खट से जो है जवाब दे देंगे। अगला पॉइंट है कि अपने वालिद सादत अली से अरबी व फ़ारसी की तालीम हासिल की। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद के पहले उस्ताद, या ये भी पूछा जा सकता है कि अरबी और फ़ारसी की तालीम वो किन से हासिल की, तो अपने वालिद सादत अली से। ठीक है। और मौलवी नसरुल्लाह से भी अरबी की मेयारी किताबों की तालीम हासिल की। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि आला तालीम हासिल करने के लिए दिल्ली गए। आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए? दिल्ली गए। तो ये भी सवालात पूछे जा सकते हैं कि अच्छा ये बताया कि आला तालीम हासिल करने के लिए डिप्टी नज़ीर अहमद कहाँ गए, तो आप क्या कहोगे? दिल्ली गए। अगला पॉइंट है कि प्रिंसिपल, अगला पॉइंट क्या है कि प्रिंसिपल कारगिल के तवस्सुत से 1845 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए। किन के तवस्सुत से? तो प्रिंसिपल कारगिल के तवस्सुत से। ये कहाँ दाखिल हुए? तो दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए, याद रखेंगे। ठीक है। और 1853 तक दिल्ली में मुकीम रहे। कब से कब तक? 1845 में दाखिल हुए, 1853 तक कहाँ रहे? दिल्ली में रहे। बिल्कुल ही अच्छी तरीके से याद रखें, बिल्कुल ही मेरे दोस्त, आप एक एक पॉइंट्स को अगर पढ़ेंगे, आपको समझेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बात पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट कह रहे हैं कि इसी दौरान मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से इनकी शादी हो गई। कहाँ थे? तो प्रिंसिपल कारगिल की तवस्सुत से कहाँ गए? 1845 में दिल्ली कॉलेज में गए, वहाँ दाखिल हुए और 1853 तक दिल्ली में मुकीम रहे। इसी दौरान, गोया के इसी दौरान का मतलब क्या हुआ कि इसी वक्त में 1845 और 1853 के ही दौरान मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से इनकी शादी हो गई। ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि 13 साल की उम्र में इनके वालिद का इंतकाल हो गया। कितने साल के थे तो डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का इंतकाल हुआ? तो 13 साल के थे। तो ठीक है। हुसूल माश के लिए पंजाब गए और टेम्पल साहब में 40 रुपया माहवार पर मौलमी का फ़राइज़ अंजाम दिए। अब देखिए, 13 साल की उम्र में इनके वालिद का इंतकाल होता है और हुसूल माश के लिए कहाँ जाते हैं? पंजाब। और टेम्पल साहब में क्या हुआ? 40 रुपये माहवार पर मौलमी के फ़राइज़ अंजाम दिए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब ये पंजाब गए तो वहाँ से इनको माहवार कै रुपया मिलता था? तो 40 रुपया, याद रखेंगे। इस मुलाजमत से वो मुतमईन नहीं थे, इसलिए इस्तीफ़ा दे दिया और कानपुर में मदारिस के डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। याद रखिए, डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। ठीक। अब अगला पॉइंट है कि डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का अव्वलीन नावल निगार तस्लीम किया जाता है। ये भी बहुत ही अहमियत के हामिल है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उर्दू के अव्वलीन यानी सबसे पहले नावल निगार कौन है? तो क्या कहोगे? डिप्टी नज़ीर अहमद। कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद। तो मेरे साथियों, आपको अभी तक बात समझ में आ गई होगी कि मैंने जो पॉइंट्स दिया है वो कितनी अहमियत के हामिल है। बिल्कुल ही टू दी पॉइंट, और वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का अव्वलीन नावल निगार तस्लीम किया जाता है नहीं। आगे कह रहे हैं कि मिरातुल उरूस की अशात 1869 ईस्वी में हुई, है नहीं। मिरातुल उरूस की अशात कब हुई? तो 1869 ईस्वी में। इस नावल के दो किरदार अकबर और असगरी, अकबरी और असगरी है, यहाँ पे अकबर लिखा हुआ है, सॉरी, अकबरी और असगरी होता है। क्या होता है? असगरी। थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, यहाँ पर या होगा यहाँ पे। ठीक है। कह रहे कि अकबरी और असगरी अब भी ज़िंदा किरदार हैं। अगला है कि इस नावल में तालीम पर खासा जोर दिया गया। इस नावल पे क्या किया गया? खासा जोर दिया गया है। ठीक है ना, तालीम पर।
इसका एक किरदार असगरी खानम तालीम निस्वां को आम करती है, ठीक है नहीं, तालीम निस्वां को आम करती है। अगला पॉइंट है तौबतुन नुसूख की अशात 1877 में हुई। तौबतुन नुसूख की अशात कब हुई? 1877 ईस्वी में हुई। अगला पॉइंट है कि नुसूख आलम ख्वाब में हश्र का नक्शा देखता है। नुसूख क्या करता है? आलम ख्वाब में हश्र का नक्शा देखता है, ठीक है। अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि फसाना मुब्तला 1885 में शाये हुआ। फसाना मुब्तला कब शाये हुआ? तो 1885 में शाये हुआ। अगला पॉइंट इब्नुल वक्त नज़ीर अहमद के नावलों में सबसे अहम नावल है। ये इब्नुल वक्त ये कौन सा नावल है? तो नज़ीर अहमद का नावल है इब्नुल वक्त, याद रखेंगे। कह रहे नज़ीर अहमद का आखिरी नावल रुयाया सादिक़ा है जो 1884 ईस्वी में शाये हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट के 74 साल की उम्र में नज़ीर अहमद पर फालिज का असर हुआ। अब ये इनका इंतकाल भी पूछा जा सकता है कि इनका इंतकाल किस बीमारी की वजह से होता है, तो फालिज की वजह से, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 28 दिसंबर 1910 में इनका विसाल हो गया। 28 दिसंबर 1910 ईस्वी में इनका विसाल हो गया, ठीक है। अब डिप्टी नज़ीर अहमद ने जो नावल लिखा है, कौन? आपके निसाब में जो शामिल है क्लास 10th में, फ़हमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। फ़हमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, उस नावल के अंदर में फ़हमीदा और हमीदा दोनों के दरमियान की एक गुफ्तगू होती है और नमाज से रिलेटेड, दीन इस्लाम से रिलेटेड यही सारी बातें होती है। क्योंकि जो हमीदा जो होती है वो क्या, उसकी बेटी होती है, हाँ नहीं, और फ़हमीदा है क्या, उसकी वाइफ है नहीं, बीवी है। तो बीवी से यानी बेटी सवाल करती है कि मैं अब्बू को बार बार देखती हूँ कि वो मुंह हाथ धोते हैं, उठ बैठ करते रहते हैं, वो क्या करते हैं? तो वो जवाब देती है कि वो अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ते हैं वगैरह, वो बहुत सारी बातें हैं। तो इसके अंदर में बस ये जान लें कि सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम से रिलेटेड बात है और बिल्कुल ही वो डर जाती है, सहम जाती है। तो बस मैंने थोड़ा सा अक्स यहाँ पर डाला है फ़हमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू का। कहा जा रहा है कि नावल तौबतुन नुसूख का ये इक़्तिबास नुसूख की बीवी फ़हमीदा और मंझली बेटी हमीदा की क्या है, आपसी गुफ्तगू पर मुश्तमिल है, ठीक है, जिसमें तालीम व तरबियत खुसूसन दीनी तालीम को गुफ्तगू का मौजू बनाया गया है, ठीक है, जिसका बुनियादी मकसद बच्चों की अबूरी दौर में उनका ज़हनी इस्लाह करना है। इस गुफ्तगू में बहुत से पहलू ऐसे भी आए हैं जिनसे बिलवास्ता तौर पर दीनी तालीम से मुताल्लिक बच्चों के जहन को बेदार करना है, ठीक है। यही इस नावल की अहम और असल ख़ासियत है, ख़ुलासा कलाम है नहीं। ये चीज़ अगर आप एग्ज़ाम में लिख देते हो तो आप ख़ुद माइंड लगाओ कि क्या आपको कोई भी एग्ज़ामिनर नंबर देने से गुरेज करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अच्छा फ़हमीदा और मंझली बेटी हमीदा की जो गुफ्तगू है उसके बारे में आप क्या जानते हैं बताएं, या उसका ख़ुलासा क्या है वो पेश करें, तो आप ख़ुद सोचो कि अगर आप इस जो पूरे लाइन को अगर आप बयान कर देते हो अपने लफ्ज़ों में, बताओ कितना मोतबर और कितना शॉर्ट में मैंने आपके सामने ये सारी बात रखी है, ठीक है। अब ये वीडियो तो कुछ लंबी हो सकती है, उसके लिए आप घबराए नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इजाज़त दीजिए फिर अगले वीडियो के लिए, जो मिर्ज़ा गालिब के ऊपर बहस होंगी, मकतूब निगारी के ऊपर बहस होंगी। इंशाअल्लाह फिर अगले वीडियो में हम सभी मिलेंगे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।